अप्रैल मई का महीना यानी बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स। इसी मौसम में जब सूरज की तपक और चुभने लगती है, स्कूल से पढ़ाई पूरी करके लाखों बच्चे निकलते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई सरकारी नौकरी का सपना लेकर। लेकिन जल्द ही इनका हकीकत से सामना होता है। पता चलता है कि सरकारी कॉलेज और नौकरी दोनों ही जगह सीट्स गिनी चुनी हैं और उन्हें पाने की जंग में करोड़ों बच्चे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने दम पर तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे और बेहतर करने की उम्मीद में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रुख करते हैं। और यहाँ एंट्री होती है चौराहे पर लगे कोचिंग सेंटर्स के 100% सिलेक्शन की गारंटी वाले होर्डिंग की। माँ बाप जिंदगी भर की जमा पूंजी निकालते हैं, कोई ज़मीन बेचता है, कोई कर्ज लेता है और लाखों रुपए देकर बच्चे का एडमिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा देते हैं। यहीं से शुरू होता है कोचिंग माफियाओं का वो खेल जो बच्चों के सपनों को बिजनेस में बदल देता है। बैठ के बाद के पिछले एपिसोड में हमने 3 साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर पर बात की थी। आज हम एक और ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हर उस घर से जुड़ा है जहां कोई बच्चा कुछ बनने का सपना देखता है। लाखों बच्चे कोचिंग माफियाओं के जाल में फंस रहे हैं, कुछ तो अपनी जिंदगी तक खत्म कर रहे हैं। तो चलिए इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इस पूरे सिस्टम पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधान पर बैठकर ही बात होती है। सबसे पहले भारत के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। साथ ही जानते हैं कि यह मार्केट दिन दोगुनी रात चौगुनी तेज रफ्तार से कैसे फैलता जा रहा है। भारत में अभी के समय करीब 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। कुल आबादी में 15 से 29 साल के युवाओं की संख्या लगभग 30% है। इनमें से ज़्यादातर युवाओं का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन या गवर्नमेंट जॉब में हाई रैंक का सपना होता है। हर साल स्कूल और कॉलेजेस से लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स निकलते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज हो या नौकरी, दोनों जगह सीट्स काफ़ी कम हैं। जब सीट्स कम और उसे पाने की कोशिश करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है तो फिर कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में 14 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE दिया, जबकि सीट्स केवल 60,000 थीं। मेडिकल की पढ़ाई में भी यही हाल है। 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में लगभग 1,10,000 सीट्स हैं। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में 1,000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 6 का ही एडमिशन हो पाता है। वहीं नीट में हर 100 छात्रों में से 5 को ही सफलता मिल पाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो UPSC में हर साल 10 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, जबकि सीट्स करीब 1,000 हैं। SSC एग्जाम्स में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मतलब ये कि लाखों की भीड़ में अपनी जगह बना पाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। लेकिन माता पिता ने तो पैदा होते ही बोला था कि मेरा बेटा या बेटी इंजीनियर या डॉक्टर बनेगी। ऐसे में सपने को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स कोचिंग सेंटर्स का सहारा लेते हैं। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में इनकी संख्या और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक भारत में कोचिंग सेक्टर का मार्केट 58,000 करोड़ रुपए का था। अनुमान है कि 2028 तक ये मार्केट बढ़कर 1,33,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। यानी कोचिंग इंडस्ट्री हर साल 15% की रफ्तार से बढ़ रही है। नेशनल सैंपल सर्वे के CMS एजुकेशन सर्वे 2025 में बताया गया कि भारत में हर 3 में से 1 स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लेता है। दरअसल जब किसी सिस्टम में डिमांड ज़्यादा और सप्लाई बहुत कम हो तो सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ती, वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनता है जहाँ ज़रूरत को बिजनेस में और फिर बिजनेसमैन को माफिया में बदलते देर नहीं लगती। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब लाखों छात्र एक ही परीक्षा के पीछे भाग रहे हों, हर कोई डर में हो कि अगर कोचिंग नहीं ली तो पीछे रह जाएंगे, तो कोचिंग संस्थानों के पास पावर आ जाती है, यानी ताकत। यहीं से एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। एक स्टूडेंट जो इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है या एक परिवार जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी एक बच्चे की तैयारी पर लगा दी है, उनकी मजबूरी की कोचिंग माफिया की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की कोचिंग इंडस्ट्री में ये खेल एडमिशन से शुरू होकर परीक्षा हॉल तक चलता है। आइए कोचिंग माफियाओं के इस खेल के सभी लेवल को समझते हैं। लेवल 1, इस पर झूठे विज्ञापन से सपना बेचने का धंधा होता है।
शुरुआत एक बड़े से होर्डिंग से होती है। शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट के बैनर और होर्डिंग भरे पड़े हैं। हमारे 500 छात्रों ने IIT क्रैक किया। नीट में हमारे 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। AIR1 हमारा ही स्टूडेंट है। ये सभी दावे बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं, लेकिन ज्यादातर झूठे होते हैं। इससे जुड़े 2 मामले देखिए। नीट UG 2025 में पंजाब के 17 साल के केशव मित्तल ने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल की। अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर जब टॉपर्स की फोटो आई तो एलन मोशन और नारायणा नाम की 3 कोचिंग सेंटर ने उन्हें अपना स्टूडेंट बताया। इसी तरह 2022 UPSC एग्जाम में अभिनव सिवाच को 12वीं रैंक मिली। फुल पेज न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बिलबोर्ड्स में उनकी फोटो छपी थी। दावा किया जा रहा था कि अभिनव ने हमारे कोचिंग सेंटर से पढ़ाई की और देश की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की। बाद में अभिनव ने खुद बताया कि उन्होंने किसी कोचिंग एकेडमी का कोर्स लिया ही नहीं था, बस कुछ मॉक इंटरव्यू दिए थे। दरअसल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मार्केट में अपनी साख बढ़ाने और नए एडमिशन के लालच में ऐसा करते हैं। कई बार टॉपर स्टूडेंट से कहते हैं कि वो अपनी सफलता उस इंस्टीट्यूट के नाम पर बताएं, बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम दी जाती है। पिछले साल एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने 24 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेजे थे। ये इंस्टीट्यूट्स इसी तरह के झूठे दावे करके स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे थे। 2023 में खान स्टडी ग्रुप कोचिंग सेंटर ने दावा किया था कि UPSC में सिलेक्टेड 933 कैंडिडेट्स में से 682 इनके यहाँ के हैं। बाद में जांच हुई तो पता चला कि इनमें से 674 कैंडिडेट्स ने तो कभी इस कोचिंग में पढ़ाई ही नहीं की थी। ऐसे ही एक मामले में दृष्टि IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। इन भ्रामक विज्ञापनों का सबसे ज्यादा असर छोटे शहर और गांव से आने वाले लोगों पर पड़ता है। वो लोग इंस्टीट्यूट्स के दावों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेवल 2 स्कॉलरशिप टेस्ट के जाल में फंसाने का तरीका होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट पास करके 90% तक फीस में छूट पाएं। बच्चे टेस्ट देते हैं, फिर उन्हें बताया जाता है कि फीस में 50, 60 या 70% की छूट मिली है। ये एक सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल चाल होती है। अगर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है तो इसका मतलब वो होशियार है, और अगर अब भी कोचिंग नहीं ज्वाइन की तो मौका हाथ से निकल जाएगा। असल में ये एक बिजनेस मॉडल होता है। स्कॉलरशिप के बाद भी जो फीस बचती है वो लाखों में होती है। लेवल 3 फीस वसूली और नो रिफंड पॉलिसी का होता है। भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूट अक्सर 2 साल की पूरी फीस एडवांस में वसूल लेते हैं। अगर किसी भी कारण से बच्चे को बीच में छोड़ना पड़े तो पैसे वापस मांगने पर इंस्टीट्यूट का एक ही जवाब आता है, हमारी पॉलिसी के अनुसार फीस रिफंड नहीं होगी। ऐसा ही कुछ लखनऊ के 16 साल के मोहम्मद इरफान के साथ हुआ। उन्होंने अप्रैल 2024 में एलन करियर इंस्टीट्यूट में नीट की कोचिंग के लिए एडमिशन लिया था। 3 महीने बाद एजुकेशन क्वालिटी ठीक नहीं लगी तो उन्होंने कोचिंग छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब इरफान ने 1,21,000 रुपए वापस मांगे तो जवाब वही था, रिफंड विंडो बंद हो गया है। आखिर में कोई रिफंड नहीं मिला। ये सिर्फ एक अकेला मामला नहीं है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ 16,000 से ज्यादा शिकायतें आई थीं। इनमें ज्यादातर कंप्लेंट्स रिफंड ना मिलने की थी। लेवल 4 एग्जाम सेंटर्स से 60 गांठ का है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पेपर लीक के नेटवर्क में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। द प्रिंट ने अपनी एक रिपोर्ट में गुजरात के गोधरा से जुड़े ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया। वहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और एग्जाम सेंटर के बीच सीधी सांठगांठ थी। उस कोचिंग के 696 छात्र नीट दे रहे थे, लेकिन 16 छात्रों के माता पिता ने अलग से पैसे दिए थे। इन छात्रों को कहा गया कि जितने सवाल आते हैं कर दो, बाकी खाली छोड़ दो। आंसर की आने के बाद टीचर खुद भर देंगे। हर छात्र ने इसके लिए 10 लाख रुपए दिए थे। लेवल 5 सबसे खतरनाक है, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट फीस लेकर ही भाग जाते हैं। फिटजी का मामला शायद आपको याद होगा, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। फिटजी नाम एक समय IIT JEE की तैयारी करने वाले हर परिवार में जाना जाता था। ये देश का सबसे भरोसेमंद इंजीनियरिंग कोचिंग ब्रांड था। 2023 में फिटजी ने खुद दावा किया था कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर हैं तो हम आपको 7 साल में 100 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं। लेकिन ठीक 2 साल बाद देश भर में कई फिटजी सेंटर बंद हो गए। हजारों छात्र अधर में लटक गए और माता पिता के पास रिफंड की कोई उम्मीद नहीं बची। बाद में जांच में पता चला कि 14,000 से ज्यादा छात्रों ने फिटजी को करीब 250 करोड़ रुपए दिए थे। ये रकम एजुकेशनल सर्विसेज में नहीं बल्कि मैनेजमेंट के पर्सनल कामों पर खर्च की गई। जब तक ये सब सामने आया तब तक देश भर में 32 सेंटर बंद हो गए थे। रातों रात टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया और छात्रों की पढ़ाई अधर में लटक गई।
असल में ये सभी लेवल्स कोचिंग माफिया के खेल का ही हिस्सा हैं। इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कीमत वो बच्चे और परिवार चुकाते हैं जिनकी उम्मीदें ये संस्थान बेच देते हैं। अब मन में एक सवाल आता है, अगर ये खेल इतना खुला है, इतना बड़ा है, तो फिर ये रुकता क्यों नहीं? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली वजह सख्त कानून की कमी थी। भारत में दशकों तक कोचिंग सेंटर्स के लिए कोई कानून ही नहीं था। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, लाइसेंस नहीं, ऑडिट नहीं और कोई फी कैप भी नहीं थी। कोई भी किसी भी कमरे में बोर्ड लगाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता था। सभी तरह की मनमानी चल रही थी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कंट्रोल में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 जारी की। इसमें कहा गया कि कोचिंग सेंटर्स 100% सक्सेस रेट जैसे भ्रामक दावे और अच्छे नंबर्स की गारंटी नहीं दे सकते। साथ ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पर रोक लगा दी। ये तक कहा गया कि कोर्स छोड़ने पर फीस लौटानी होगी। इसके बाद सभी को लगा कि अब शायद कुछ बदलेगा, लेकिन इन गाइडलाइंस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ये नॉन स्टैट्यूटरी यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अगर कोई इन्हें ना माने तो आमतौर पर सीधी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इसी का फायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उठाते हैं। जुलाई 2024 में दिल्ली के राउज IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, आपको याद होगा। 2021 में MCD ने कोचिंग सेंटर्स को एक सर्टिफिकेट जारी किया था। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की परमिशन है। इसके बावजूद वहां अवैध रूप से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। कानून ही नहीं होगा तो गलत काम करने वालों को डर किसका? दूसरी वजह जुर्माने की राशि काफी कम होना है। कई बार इन करोड़ों कमाने वाले इंस्टीट्यूट्स पर कुछ लाखों का जुर्माना लगाया जाता है। यानी जुर्माना इतना कम होता है कि वो सजा नहीं बल्कि एक ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने दिसंबर में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को लेकर वाजीराव, स्टडी IQ IAS और एज IAS पर 15 लाख का जुर्माना लगाया। CCPA की सेक्रेटरी निधि खरे ने खुद कहा कि अक्सर लोग मुझे और डिपार्टमेंट को ट्रोल करते हैं। उनका कहना है कि करोड़ों कमाने वाले इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ लाख का जुर्माना क्या मायने रखता है। तीसरी और सबसे जरूरी वजह है स्कूल एजुकेशन का फेल होना। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री इसलिए नहीं पली बढ़ी कि लोग पैसे खर्च करना पसंद करते हैं, बल्कि ये इसलिए बढ़ी क्योंकि स्कूल्स ने अपना काम करना बंद कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने खुद इस बात को माना है कि JEE एग्जाम बिना कोचिंग के देना असंभव सा है। इसी वजह से कई बच्चे आज डमी स्कूल से पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। 11वीं 12वीं में IIT या नीट की तैयारी करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स किसी स्कूल में डमी स्टूडेंट की तरह एनरोल होते हैं। मतलब ऑफिशियली स्कूल में नाम होता है लेकिन जाते नहीं हैं। पूरा वक्त कोचिंग में बीतता है। जब स्कूल क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते तो स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स का रास्ता चुनते हैं। स्कूल सिस्टम की विफलता ने कोचिंग को अनिवार्य बना दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती आबादी और पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने की वजह से स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देने में असफल रहे हैं। इससे स्टूडेंट और पेरेंट्स वैकल्पिक रास्ते खोजने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरी वजह सामाजिक मानसिकता की है। ऐसी सोच जो पूरे परिवार की इज्जत को एक बच्चे की रैंक से नाप देती है। हमारे देश में IIT, IIM, एम्स सिर्फ इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, ये सोशल मोबिलिटी के फिजिकल आर्किटेक्चर हैं। मतलब ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर ही बच्चे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यही वजह है कि इन संस्थानों में दाखिला सिर्फ एक एडमिशन नहीं, एक पूरे परिवार की तकदीर का सवाल बन जाता है। इस मानसिकता का नतीजा है कि आज माता पिता कोचिंग फी को जरूरी खर्च नहीं, एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इसी का फायदा कोचिंग सेंटर्स उठाते हैं। उनके लिए ये एक बिजनेस मॉडल है जहां बस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही लॉजिक है। स्टूडेंट की जरूरत, उसका दर्द, उसका सपना, ये सब उस लॉजिक में रॉ मटेरियल है। इसके अलावा शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम कोचिंग कल्चर को हवा देता है। एक बच्चा जो कर सकता है दूसरा उससे बेहतर करे। यही सोच कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बिना किसी मार्केटिंग के हजारों नए कंज्यूमर्स दे देती है, क्योंकि कोचिंग कल्चर का वादा है कि वो बच्चों को टॉपर बना देगी। और आखिरी में इन सब का दबाव उस बच्चे पर सबसे ज्यादा पड़ता है। NCERT ने 3,08,000 स्टूडेंट्स पर एक मेंटल हेल्थ सर्वे किया। इसमें सामने आया कि 81% छात्र यानी 81% स्टूडेंट्स पढ़ाई, परीक्षा और परिणामों को लेकर तनाव में हैं। यही वजह है कि कोचिंग सेंटर हब कोटा में 2023 में 23 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया था। ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर रोक नहीं लगाई जा सकती, बस इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है।
पहला और सबसे ज़रूरी कदम है कोचिंग सेंटर्स के लिए डेडिकेटेड लॉ यानी बाध्यकारी कानून बनाए जाने चाहिए। सिर्फ गाइडलाइंस बनाने भर से नहीं होगा, क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, यानी मैंडेटरी नहीं होते। कोचिंग सेंटर्स मामूली सा फाइन देकर अक्सर बच जाते हैं। कुछ राज्यों ने कोशिश जरूर की है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इस दिशा में कानून बनाया। राज्य विधानसभा ने 3 सितंबर 2025 को राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 पास किया। इसका मकसद कोचिंग सेंटर्स पर नकेल कसना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेंट्रल पार्लियामेंट एक्ट बनाना चाहिए जिससे पूरे देश में एक जैसा कानून लागू हो। इस कानून में 3 बातें अनिवार्य होनी चाहिए। पहली, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नेशनल लेवल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके बिना कोई संचालन ही न कर सके। दूसरी, पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना उस साल की एनुअल रेवेन्यू का एक तय प्रतिशत हो, न कि कोई फिक्स्ड अमाउंट, क्योंकि करोड़ों कमाने वाले इंस्टीट्यूट्स के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना बहुत थोड़ी रकम होती है। तीसरी, बड़े घोटालों के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी का प्रावधान हो ताकि फिटजी जैसे मामलों में डायरेक्टर को सीधे जेल हो सके। दूसरा कदम फीस की मनमानी और नो रिफंड का खेल खत्म करने के लिए होना चाहिए। ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवांस में पूरी फीस वसूलते हैं, फिर रिफंड से साफ मना कर देते हैं। डेटा बताता है कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ज्यादातर मामले फीस और रिफंड से जुड़े ही होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एलिन, फिजिक्स वाला समेत तमाम बड़े इंस्टीट्यूट्स का यही हाल है। एक साथ पूरी फीस लेने पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही छात्रों को कम से कम 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट का ऑप्शन देना चाहिए। राजस्थान सरकार ने कुछ हद तक ऐसा किया भी है। वहां अगर किसी छात्र ने कोचिंग बीच में छोड़ी तो संस्थान को बाकी की फीस 10 दिन के भीतर लौटानी पड़ती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोचिंग सेंटर्स के लिए एस्क्रो अकाउंट सिस्टम अनिवार्य होना चाहिए। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से 1 साल से ज्यादा की फी एडवांस में लें, उसे एक रेगुलेटेड एस्क्रो अकाउंट में जमा करना पड़े। ये पैसा तभी इंस्टीट्यूट के अकाउंट में जाए जब स्टूडेंट का कोर्स पूरा हो जाए। इसके अलावा 2023 की विनीत जोशी कमेटी के सुझावों को भी लागू किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि स्कूल को ही कोचिंग का विकल्प बनना चाहिए। कमेटी ने स्कूल्स और कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के बीच की दूरी को पाटने के लिए कई जरूरी सुझाव दिए थे। कमेटी ने सुझाया था कि छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए डेली कोचिंग सेशंस को 2 से 3 घंटे तक सीमित किया जाए। इससे स्कूल की पढ़ाई और सेल्फ स्टडी के लिए समय बचेगा। साथ ही डमी स्कूल कल्चर पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा एनसीईआरटी को नोडल एजेंसी बनाया जाए ताकि स्कूल का सिलेबस और जेईई नीट जैसे एग्जाम्स का पैटर्न एक जैसा हो सके। इससे छात्रों को स्कूल के बाहर अलग से तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी बातों को मिलाकर एक साथ रखें तो कमेटी ने कहा था, स्कूल सिस्टम को इतना मजबूत करना है कि कोचिंग की जरूरत खुद ब खुद कम हो जाए। यहाँ रुककर एक बात समझना जरूरी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का होना अपने आप में कोई समस्या नहीं है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। क्लास में हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि स्कूल के साथ साथ प्रैक्टिस और गाइडेंस के लिए कोचिंग लेनी है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये तो उसकी ज़रूरत है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने हज़ारों बच्चों के सपनों को पंख भी दिए हैं। छोटे शहरों से आए बच्चे जिनके घर में कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं था, जिनके पास कोई मेंटोर नहीं था, उन्होंने कोचिंग के जरिए ही आईआईटी और एम्स तक का रास्ता पाया। इसकी एक मिसाल बिहार के गया जिले का पटवा टोली गांव भी है, जहां से हमने कुछ समय पहले ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी। इसे आज पूरा देश आईआईटी विलेज के नाम से जानता है। यहाँ के एक इंजीनियर पटेश्वरी ने बेंगलुरु की अपनी नौकरी छोड़ी और गांव लौटकर वृक्ष नाम की एक संस्था बनाई। यहाँ बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाती है। पिछले 1 दशक में गांव के 125 से ज्यादा बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हुआ है। यहाँ पढ़ाई का मॉडल भी बिल्कुल अलग है। जिस बच्चे ने आईआईटी पास की वो वापस आकर छोटे बच्चों को पढ़ाता है। बड़ी क्लास के बच्चे छोटी क्लास के बच्चों की मदद करते हैं। दिन में 1 घंटा निकालते हैं उनको पढ़ाने के लिए। कोई लाखों की फीस नहीं, कोई झूठे होर्डिंग नहीं, कोई वादा नहीं। ये इस इंडस्ट्री का वो चेहरा है जिसे नकारा नहीं जा सकता। पटवा टोली गांव का ये मॉडल कम्युनिटी लाइब्रेरी की तरह है, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप देखते हैं वो ऐसे मॉडल्स पर नहीं चलते। असली समस्या तब शुरू होती है जब ये संस्थान शिक्षा को एक जिम्मेदारी की जगह सिर्फ एक बिजनेस मान लेते हैं। एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट वो है जो बच्चों की कमजोरी को समझे, उसे दूर करने में मदद करे और उसके आत्मविश्वास को बनाए रखे। तो लड़ाई कोचिंग के खिलाफ नहीं है, लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो बच्चों के सपनों को एक प्रोडक्ट की तरह पैकेज करके बेचती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी ज़रूरी मुद्दे पर बैठ के बात करते हैं। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिसकी ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।